आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का ये ऑब्जेक्टिव है। क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव है सामाजिक विज्ञान में इतिहास चैप्टर है। चैप्टर का नाम है इतिहास की दुनिया। नहीं, इतिहास है। चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो इतिहास बुक है, ये स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसमें ऑब्जेक्टिव है, इतिहास का पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। ये इसमें ऑब्जेक्टिव है 41। इसमें 41 ऑब्जेक्टिव है। आज ये कंप्लीट करेंगे इसको। ये सामाजिक विज्ञान है क्लास 10 का। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि जब प्रथम जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? प्रथम जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? बताओ, आंसर कमेंट में लिखते चलो, तभी ये परीक्षा तक याद होगा। कमेंट में लिखते चलो, हाँ बोलते चलो। तो इसका आंसर होगा 1864 ईस्वी। कब हुआ था? 1864 में। बी इसका आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है कि इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो 1871 में। 1871 में। बी इसका आंसर होगा। तीसरा प्रश्न है कि लुई फिलिप किस देश का शासक था? लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो लुई फिलिप फ्रांस देश का शासक था। बी इसका भी आंसर होगा। तो चौथा प्रश्न है कि यूरोपियन सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? तो यूनान को। किसे कहा जाता है? यूनान को। ए नंबर आंसर होगा। तो पांचवा प्रश्न है कि बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? बोहेमिया निम्न में से किस देश का अधीन था? तो ऑस्ट्रेलिया। कौन होगा? ऑस्ट्रेलिया। ए नंबर आंसर होगा। तो छठवां प्रश्न है कि निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? कौन नहीं था? आंसर कमेंट में लिखो, लिखते चलो, तभी ये याद होगा ऑब्जेक्टिव। बोलते चलो और लिखते चलो। तो छठवां का आंसर होगा बी, जर्मनी। जर्मनी होगा। तो सातवां प्रश्न है कि 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? 1871 में विलियम सम्राट कहाँ का सम्राट बना? तो जर्मनी का। कहाँ का? जर्मनी का। सी आंसर होगा। आठवां प्रश्न है कि सिडनिया का राजा कौन था? सिडनिया का राजा कौन था? आठवां प्रश्न है तो विक्टर इमैनुएल होगा इसका आंसर। ए नंबर आंसर होगा, विक्टर इमैनुएल। तो नौवा प्रश्न है इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक यानी हीरो कौन था एकीकरण में? तीन में से सभी। कौन था? मुसब था, मेजिनी था, गैरीबाल्डी था और काउर था, यानी डी होगा। 10 नंबर प्रश्न है कि लुई सोलह को फांसी कब दी गई? लुई 16 को फांसी कब दी गई? आंसर कमेंट में लिखते चलो। तो लुई 16 को 1793 में फांसी दी गई। बी नंबर आंसर होगा।
क्या होगा 1793 में, बी आंसर होगा। 11 नंबर प्रश्न है कि वियना सम्मेलन का मेजबानी किसने की। तो 11 नंबर प्रश्न है कि वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की। तो मेटरनिख ने। किसने की? मेटरनिख। ए नंबर आंसर होगा। तो 12 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया। क्या होगा इसका आंसर? जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि कम कर दिया गया। तो लौसाने सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया। डी इसका आंसर होगा। तो 13 नंबर प्रश्न है कि अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की। आंसर कमेंट में लिखते चलो और बोलते चलो। तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। किसने लागू की? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने, यानी बी आंसर होगा। तो 14 नंबर प्रश्न है कि हेगेल किस देश का दार्शनिक था। हेगेल किस देश का दार्शनिक था? तो जर्मनी का। किस देश का? तो जर्मनी का। आंसर सी होगा। तो 15 नंबर प्रश्न है कि वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। क्या होगा? राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। सी आंसर होगा। तो 16 नंबर प्रश्न है कि सिकंदर कहाँ का निवासी था। सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो यूनान का। कहाँ का निवासी था? तो यूनान का। सी आंसर होगा। 17 नंबर प्रश्न है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? बोलते चलो। तो 17 का ए होगा। 1789 ईस्वी में। 1789 में। 17 का ए होगा। 18 नंबर प्रश्न है राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विद्यालय कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। 18 नंबर प्रश्न है। तो जर्मनी में। कहाँ स्थित है? तो जर्मनी में। बी आंसर होगा। 19 नंबर प्रश्न है कि कासूथ का संबंध किस देश से है। कासूथ का संबंध किस देश से है? तो हंगरी से। किस देश से? तो हंगरी से। हंगरी देश से संबंध है। तो डी इसका आंसर होगा। तो बी नंबर प्रश्न है 20 नंबर इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली और तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो यूरोप। किस महादेश के? तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। सी आंसर होगा। तो 21 नंबर प्रश्न है फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। आंसर बोलो। तो बुर्बो वंश की। किस वंश की? बुर्बो वंश की। सी आंसर होगा। तो 22 नंबर प्रश्न है मेजिनी का संबंध किस संगठन से था।
मेजीनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजीनी का संबंध कार्बोनरी से था। किस किस संगठन से था? तो कार्बोनरी बी आंसर होगा। तो 23वां प्रश्न है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया था। कौन था? ऑस्ट्रेलिया, सी आंसर होगा। तो 24वां प्रश्न है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? बताओ किस पद पर नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री पर। किस पद पर? तो प्रधानमंत्री पर। तो 25वां प्रश्न है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। क्या था? नाविक, डी इसका आंसर होगा। तो 26वां प्रश्न है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ये 14 में पूछा है, 16 में पूछा है, 22 में पूछा है, 23 में पूछा है। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने, बी आंसर होगा। तो 27वां प्रश्न है कि जाल्वेरिन कैसी संस्था थी? जाल्वेरिन कैसी संस्था थी? जाल्वेरिन एक व्यापारियों की एक संस्था थी। कैसी संस्था थी? तो व्यापारियों की संस्था थी एक, बी आंसर होगा। तो 28वां प्रश्न है, रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? ये पूछा है 11 में, 2011 में, 2017 में, 2020 में, 23 में, 24 में पूछा है। क्या होगा इसके आंसर? तो बिस्मार्क होगा। क्या होगा? बिस्मार्क, सी आंसर। तो 29वां प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो 1870 में। नहीं, 1870 नहीं होगा, 1871 होगा, डी इसका आंसर होगा। 1871 में। 13वां प्रश्न है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूनान का। क्या होगा? यूनान का, बी इसका आंसर होगा। 31वां प्रश्न है, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो नेपल्स की क्रांति 1821 में हुई थी। कब हुई थी? 1821 में। 32वां प्रश्न है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? तो चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ। कहाँ हुआ? इंग्लैंड में, डी आंसर होगा। तो 33वां प्रश्न है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। कब किया गया यूनान को? तो 1832 में, यानी 1832 ईस्वी में, बी इसका आंसर होगा। 34वां प्रश्न है, ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की? ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की? तो हीगेल ने। किसने की? हीगेल ने, ए नंबर आंसर होगा। तो 35वां प्रश्न है, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? ये सब पूछने वाला प्रश्न, आने वाला प्रश्न है।
इसको रट लेना, ये दिमाग में बैठा लो, ये प्रश्न आता है ये सब ईस्वी सब। बताओ 35 नंबर का आंसर क्या होगा। तो एड्रियानोपुल की संधि 1829 ईस्वी में हुआ, बी इसका आंसर होगा। तो 36 नंबर प्रश्न है, एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई। एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई। तो तुर्की और रूस के बीच। किन दो देशों के बीच, तो तुर्की और रूस के बीच, ए नंबर आंसर होगा। तो 37 नंबर प्रश्न है, सेडोन का युद्ध किन के बीच हुआ। सेडोन का युद्ध किन के बीच हुआ। तो फ्रांस और प्रसा के बीच। किसके बीच, फ्रांस और प्रसा के बीच, सी आंसर होगा। तो 38 नंबर प्रश्न है, किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था। किस देश पर। तो ऑस्ट्रेलिया पर आधिपत्य था, बी इसका आंसर होगा। तो 39 नंबर प्रश्न है, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया। ये 39 नंबर प्रश्न है। तो रूस ने पोलैंड के विद्रोह को कुचल दिया, ए नंबर आंसर होगा। 40 नंबर प्रश्न है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच। तो सेडोन में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो सेडोन में। तो 41 नंबर प्रश्न है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। किस युद्ध के बाद। तो सेडोन का युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ, डी नंबर आंसर होगा, यानी 41 का डी होगा। 42 नंबर प्रश्न है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। यंग यूरोप का संस्थापक। तो 42 नंबर प्रश्न है, तो मेजीनी था। कौन था, मेजीनी था, ए नंबर आंसर होगा। तो 43 नंबर प्रश्न है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। बहुत आसान प्रश्न है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तुर्की को, ए नंबर आंसर होगा। तो 44 नंबर प्रश्न है, वियना कांग्रेस कब हुआ था। वियना कांग्रेस कब हुआ था। तो वियना कांग्रेस 1815 में हुआ था। कब हुआ था, 1815 में। तो 45 नंबर प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। तो बिस्मार्क था। कौन था, बिस्मार्क, डी आंसर होगा। 46 नंबर प्रश्न है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। 46 नंबर प्रश्न है। तो बिस्मार्क का। इटली के एकीकरण में बिस्मार्क का संबंध नहीं है, ए नंबर आंसर होगा। तो 47 नंबर प्रश्न है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। किस प्रकार का शासन। तो किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। इसका ऑप्शन ये है, अब बताओ कौन होगा। तो संवैधानिक राजतंत्र। क्या होगा, संवैधानिक राजतंत्र, यानी बी आंसर होगा। 48 नंबर प्रश्न है,
जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? कौन उत्तरदायी था जर्मनी के एकीकरण के लिए? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए तो बिस्मार्क था। कौन उत्तरदायी था? तो बिस्मार्क। बी इसका आंसर होगा। 49वां प्रश्न है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि ये नंबर आंसर होगा। तो 50वां प्रश्न है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान दिया था? इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान दिया था? बताओ, आंसर बताओ। बहुत आसान है। 50 नंबर प्रश्न है। तो इनमें से सभी दिया था, यानी मेजिनी और इमैनुएल दिया था, गैरिबाल्डी दिया था, काउंट कबूर भी दिया था इटली के एकीकरण में योगदान, यानी ये इसका आंसर डी होगा। तो 51 नंबर प्रश्न है, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो ब्रिटेन का निवासी था। कहाँ का निवासी था? तो ब्रिटेन का। सी आंसर होगा। तो इसी के साथ अब वीडियो को एंड करते हैं। इतना ही ऑब्जेक्टिव था, 51 को ऑब्जेक्टिव था। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर के रखे रहना। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में, इतिहास के दूसरे चैप्टर में।